बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम कौमी सलामती का इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नए DG ISI नदीम अहमद अंजम और कोर कमांडर पेशावर फैज़ अमीद साहब मौजूद थे। वज़रा भी थे, दीगर वज़रा भी थे। ज़ाहिर खबर तो फिर वो इन्होंने थे, अस्करी क़यादत ने थोड़ा देनी थी। खबर तो अंदर से जो निकलनी थी वो तो वज़रा के ज़राए से या सरकारी ज़राए से ही बाहर आनी थी। और वहाँ अंदर का माहौल कैसा था, जनरल फैज़ अमीद क्यों आए वहाँ पे, क्या उनकी ज़रूरत जो है अभी महसूस की जा रही है इस्लामाबाद में या उनकी कमी, इस पर बात करेंगे। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने गैर मशरूत मजम्मत की है सानिया सियालकोट की। उन्होंने जब पहले मजम्मत की थी तो उन्होंने साथ इंक्वायरी की बात भी की थी और कुछ और बातें की थी, जिस पर एहसन इकबाल ने भी उन्हें कहा था कि मौलाना गैर मशरूत अगर मगर के बगैर करनी चाहिए। अब उन्होंने गैर मशरूत मजम्मत की है उस वाक़े की। और फिर राना शमीम जो साबिक़ चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने कल उसकी पेशी है, मेरे कल ही पेशी है। तो जो तहीन अदालत वाला मामला है, उन्होंने कहा था जनाब अपना बयान अल्फी लेके आए, उनका बेटा गया हुआ है इंग्लैंड लंदन, तो वो वहाँ से लेके आते हैं। कल तक तो नहीं आ सकते उन्होंने, तो वहाँ से कहीं और जाना है। तो इस तरह के मामला दो तीन हैं चीज़ें जो हम जिन पर बहस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक इश्तिहार है जो बड़ा वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। वो गोल्डन जुबली तकरीबात हैं बांग्लादेश की। ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान से ही आज़ादी हासिल की थी, वो तो जो हमें आज़ादी कहते हैं इसको तो हम सकूत कहते हैं, सकूत ढाका। तो वो उन्होंने एक इश्तिहार जो है वो जारी किया है, वो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब गोल्डन जुबली जो हम मना रहे हैं, हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है हर महाज पे, हर मैदान पे में हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। और वो कह रहे हैं जनाब हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2064 है और पाकिस्तान की जो है वो $1130 है। ये गलती ना हो जाए मुझसे, हाँ ठीक है। और वो कहते GDP ग्रोथ रेट जो है वो हमारा 5.2% है और पाकिस्तान का 0.4% है। ये शायद 1-1.5 कहते हैं। और फिर इन्होंने जालसाजी करके पिछले साल ये कहने लगे 3%, लेकिन वो जो अदाद-ओ-शुमार हैं सही दुरुस्त जो शुरू में आए थे इस पिछले बजट के, जो मौजूदा बजट है जून में आया था, उससे पहले जो जमा तफरीकें थी उनसे यही लग रहा था कि जनाब 0.4 या 1 कुछ समथिंग, ठीक है ना। और फिर वो कहते हैं जनाब हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $42 अरब हैं और पाकिस्तान के जो हैं वो $20.8 अरब हैं। ये 27 अरब कह रहे हैं, उसमें 3 अरब सऊदी अरब वाले भी डाल रहे हैं, जो कर्ज़े कुर्ज़े हैं वो भी डाल रहे हैं, जो सिर्फ पड़े रहने हैं और सूद देना है हमने उन पर। और अगर सूद नहीं देंगे तो वो किसी और अंदाज में उसको वो वापस लेंगे, कटौती करेंगे डायरेक्ट ही। कोई उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का सऊदी अरब ने जो किया ना हमारे साथ माहदा, वो भी कोई याना वाला माहदा नहीं हैगा, अच्छा खासा मुश्किल काम है वो भी। और फिर वो कहते हैं कि जनाब हमारे जो सेहत खुराक पाकिस्तान से इस दर्जा बेहतर है कि हमारे जो औसत उम्र है वो 72 साल पे चली गई है इंसानों की, और पाकिस्तान जो है वो 67 साल 67 ईयर पाकिस्तान की जो औसत उम्र है वो, ये मेरे ख्याल यहाँ दोनों तरफ से उन्होंने ये थोड़ा सा मुबालगा से काम लिया है। पाकिस्तान में 67 नहीं, इससे कम है, और बांग्लादेश में भी इससे कम है। और कहते शरामाबाद बच्चों की है वो हमारे जो है वो 25 पर 1000 है और पाकिस्तान में है वो कहते हैं तकरीबन 59 पर 1000, वो ये कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जनाब हमारे जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, उसकी जो रेशो वो बता रहे हैं वो कहते हैं 98%, ये मुझे ठीक लग रही है। और पाकिस्तान में 72%, ये भी ठीक लग रही है मुझे। और फिर वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान में वो देखना, वो कह रहे हैं सरमाया हमारे मुल्क में गर्दिश में है। ज़ाहिर है वो जब सरमाया गर्दिश में होगा तो वो कहते हैं पाकिस्तान में सिर्फ 22 प्राइवेट बैंक जो हैं वो काम कर रहे हैं
और हमारे यहाँ 44, डबल, हर चीज़ डबल। ये ज़ाहरा बैंक डबल हैं तो फिर उनका वो कहते हैं हमारा सरमाया भी डबल है, और फिर वो जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी डबल बता रहे हैं। तो ये भाई वही कौम है जिनके सीने छोटे थे और वो फौज में जचते नहीं थे। यही बात थी ना उस वक्त, तो यही बातें की जाती थी ना। और फिर अयूब खान की एक डायरी आपकी नज़रों से गुजरी होगी, वो छपी हुई है मुख्तलिफ कालमों में कि जनाब हमें हमसाए भी अच्छे नहीं मिले और जो हमारे भाई हैं वो भी बंगाली, इस तरह की कोई बात है। उन्होंने उसमें थोड़ा सा वो झलकता है उनके बारे में कि यार ये हमें बस साढ़े खाते पै गए ने। और वो जब यहाँ आते थे, इस्लामाबाद जब बना है तो वो इस्लामाबाद की सड़कों को सूंघ के कहते थे यहाँ से पटसन की बू आती है। ज़ाहिर है वहाँ वो पटसन के लिए मशहूर था बांग्लादेश। तो वो कहते हैं हमारी जो पटसन की पैदावार है और उससे जो पैसे हासिल होते हैं वो पाकिस्तान ने या इस्लामाबाद में लगा दिए। इस तरह वो बहुत सारी गलतफहमियाँ थीं। फिर वो सिक्योरिटी के मसले थे, फिर वो 1965 की जंग में वो कहते हैं हमें भाई यारों मददगार छोड़ दिया था इन्होंने। ज़बान का मसला था, वो तो खैर पहले आइन में 1956 में तय हो गया, फिर आइन ही तोड़ देता है इन्होंने बहरहाल। और फिर 6 निकात उनके, और 6 निकात में भी 5.5 निकात तकरीबन वो कहते हैं कि जनाब करारदाद मकासद इस्लामी कानून तक जो किताब है बड़ी इसमें रिसर्च करके लिखी हुई है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब ये डॉक्टर साहब ने कि ये तकरीबन मामला तय हो गए थे। और फिर वो जाते हुए जब पाकिस्तान से आज़ाद हुए तो अजीम सरवर साहब की रिपोर्ट है यकीन की, वो ये कुछ इस तरह के खार साहब आए थे तो वो उनके लहजे से लग रहा था कि जनाब मैं पूरे पाकिस्तान छड़ के दे पाकिस्तान की हुकूमत करना मैंने कादा शौक चढ़े ऐसे ऐसा। ये इस तरह की बात है। बहरहाल बांग्लादेश वाले जो हैं वो जब से उनकी बेटी आई हैं शेख मुजीबुर रहमान की हसीना वाजिद, तो उन्होंने तो काफ़ी जो भी पाकिस्तान के हामी थे ख़ास तौर पे 1971 में, तो वो उन्होंने चुन चुन के फांसियाँ दी हैं उनको। हालांकि उनके वाला साहब जो हैं, वाला साहब की जब हुकूमत थी तो वो जब पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का एक माहदा हुआ तो उसमें ये बात हुई थी कि जनाब कोई ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी, वो माहदा मौजूद है, लेकिन उन्होंने नहीं पासदारी की। बहरहाल वो हमारे भाई थे, इस्लामी रिश्ते से अब भी हम उनको भाई ही कहते हैं, लेकिन वो उन्होंने ये साबित कर दिया है जो तरक्की वहाँ हुई है। अगर कि उसमें पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी शिफ्ट हुई थी वहाँ पे पिछले दिनों मुशर्रफ के दौर में, ठीक है ना। तो वो अब बहरहाल वो जो कह रहे हैं अगर खुशियाँ मना रहे हैं तो ठीक ही मना रहे होंगे। और फिर वो मौलाना फजल रहमान साहब की मैंने बात की है, वो मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि ये बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो सेकुलर्स हैं वो इस मामले को बड़ा छाल रहे हैं। लिबरल जो है इससे बड़ा फ़ायदा उठाया उन्होंने, सियालकोट वाला वाक़या। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो मौका फराहम करते हैं जो दूसरी कुव्वतें हैं सेकुलर वगैरह, ये वो जो भी उनको कह लें आप, तो वो अब हत्ता कि ये मैंने कहा था कि दूसरे लोगों को वो बात करना भी मुश्किल हो रहा है। अब मौलाना फजल रहमान ने कहा था जनाब इंक्वायरी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, ये वो, हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उस पर भी एतराज़ आ गया पीपल्स पार्टी वालों का, एहसन इकबाल साहब का। एहसन इकबाल तो खैर PDM में साथ है उनके, उनका मौलाना साहब अगर मगर नहीं सीधी सीधी मजम्मत करो। हालांकि मजम्मत उन्होंने की थी, मजम्मत के साथ इंक्वायरी का मुतालबा को बुरा तो नहीं, लेकिन मौलाना साहब को आज ये कहना पड़ा कि बंदूक के ज़ोर पर नज़रिया जो है वो मुसल्लत नहीं किया जा सकता, हम तो पहले इस बात के कायल हैं। तो उन्होंने कहा जनाब गैर मशरूत मजम्मत में करता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है आज। और फिर जो PDM का इजलास है उससे कोई देखे क्या नतीजा निकलता है। नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें शरीक हैं इजलास में, और लग ये रहा है कि थोड़ा सा अग्रेसिवली कुछ खेलना चाहते हैं ये। और अतर वनीला साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राणा शमीम का नाम ECL में डालने के लिए एक दरखास्त थी। उन्होंने कहा तुम कितने लैके आ गए साढ़े को, साढ़ा इतना की काम है ECL का, चलो थोड़ा निकलो नीवी होके।
तो वो उसकी जो समाअत है तौहीन अदालत वाले केस में, उसमें राना शमीम साहब को तलब किया हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने, और उन्होंने कहा जनाब जो ओरिजिनल आपका असल वाला बयान अल्फी है वो आप मंगवाएं वहाँ से। और फिर आपके अटार्नी जनरल ने ख़त भी लिखा है उन्हें, राना शमीम साहब को, कि जनाब आप हमारी एम्बेसी के स्पुर्द कर दें उसको। ये 2 दिन पहले लिखा उन्होंने, 2-3 दिन पहले, कि स्पुर्द कर दें और वहाँ से वो आ जाएगा, तो वो भेज देंगे उसको। तो वो मैंने ये कहा था अगर एम्बेसी के ज़रिए आता है फिर तो वो और भी हवा में उठता हुआ एक पुर्जा था जो अदालती रिकॉर्ड पे आ गया, और आपको अगर हाई कमीशन के ज़रिए वो आता है तो फिर तो उस पर और मज़ीद पक्का ठप्पा जो है वो लग जाता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जो किसी वक्त भी किसी भी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उनके जो बेटे हैं वो मैंने पिछले व्लॉग में जो इस हवाले से था राना शमीम वाले पे, मैंने कहा ये गलतफहमी है लोगों को, ये गलत खबर चल रही है कि वो, उन्होंने कहा ना मैं ये अपने बयान हल्फी से मुकर के, ये बात नहीं थी कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा था वो मेरी बात हुई थी जो अंदर सीनियर रिपोर्टर्स थे या सीनियर सहाफ़ी थे अंदर, उनसे मैंने ये कहा था कि उन्होंने ये कहा है कि जो दी न्यूज़ में मेरा बयान हल्फी छपा है वो मैंने नहीं पढ़ा, वो अपने बयान हल्फी पे कायम है, ये मैंने कहा था। अब उनके बेटे ने लंदन में जो गुफ्तगू की है अहमद हसन राना साहब ने, वो किसी काम से अपने गए हुए हैं, तो वो कहते हैं शेड्यूल में मेरे शामिल नहीं है कि मैं नवाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हो। तो मेरे वाला साहब कायम हैं अपने बयान हल्फी पर, और उन्होंने वही बात की कि ये एमी मीडिया ने अड़ा दिया कि वो अपने बयान से मुनहरफ हो गए। बयान से मुनहरफ नहीं हुए, मेरे वाला साहब की 73 साल उम्र है, उनकी समाअत का मसला है, सुनने में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है, ज़ाहिर 73 साल के बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं उन्होंने जो बात की थी वो बात थी कि मैंने वो दी न्यूज़ वाली खबर नहीं पढ़ी, और अब भी वो यही कह रहे हैं। वो आएगा बयान हल्फी, जब भी आएगा, कल भी हो सकता है, वो रातों रात आ जाए, कुछ नहीं पता। बहरहाल ये है कि वो उससे बात आगे थोड़ी सी बढ़ेगी। वो कहते हैं कायम है, और जो नोटरी पब्लिक हैं बरतानिया वाले वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ। बकायमी होशोबास जो है राना शमीम साहब ने वो मेरे सामने रिकॉर्ड करवाया था, बयान हल्फी दिए, और वो ओके है। तो अब जो वज़ीर आज़म हैं साबिक़ नवाज शरीफ, उनके हवाले से कुछ ख़बरें हैं कि उनसे जो राब्ते शाब्ते करने की कोशिशें की जा रही हैं, और कुछ और शायद कुछ इस तरह के अफवाहें भी हैं कि आर्मी चीफ जो हैं वो अपना कोई ज़ाती फ़ायदा उसमें कि एक्सटेंशन वगैरह मिल जाए, मज़ीद एक्सटेंशन की बात हो जाए, कोई ये हो जाए वो हो जाए। वो कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो इसके लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं जो कानून में अगर है लिखा हुआ, अगर होता है तो हो जाए, बाकी कोर कमांडर किधर जान गए। ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो आर्मी के अंदर जो मामला चल रहा है, वो जो सीनियर कोर कमांडर्स हैं या लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो भी कुछ ज़ाहिर है सोचते हैं कि जनाब ये फ़लाँ के जाने से फ़लाँ का नुकसान और फ़लाँ के जाने से फ़लाँ का नुकसान, वो भी इंसान ही है। वो एक व्लॉग में मैंने कहा था थोड़े कहने बहुता समझो, तो वो वाली बातें जो हैं वो फ़ौज के अंदर। और इमरान खान के बारे में मैंने कहा था अगर कोई ऐसा इकदाम करते हैं तो फिर अंदर इग्नोर किए जाते हैं सीनियर्स, तो फिर वो अंदर भी फूट पड़ने का ख़दशा। मैंने मुशर्रफ वाली मिसाल भी दी थी, अब इस पर खुल के बात करेंगे तो वो कुछ और मतलब निकल आता है। बहरहाल आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI नदीम अहमद अंजम और कोर कमांडर पेशावर जनाब फैज़ हमीद साहब, ये तीनों मौजूद थे, वज़रा भी थे। और वहाँ जो मैंने अपने सोर्सेज से ये बात की कि जनाब वो क्या माहौल था अंदर, कैसे, उन्होंने कहा जी माजी की तरह नहीं था, माजी में थोड़ी सी बेतकल्फ़ी वाला माहौल होता है, और ये रवायती सरकारी सतह का जिस तरह कोई अजलास होता है, मीटिंग होती है, वैसे ही ये मीटिंग थी। और ज़ाहिर वज़ीर आज़म जो चीफ़ एग्जेक्टिव है इस मुल्क के, वो प्रिजाइड कर रहे थे इस मीटिंग को। और फिर उनका जो लबो लहजा था वो थोड़ा सा तहमकाना था कि एक बॉस की तरह का, और फिर उनकी मर्ज़ी से ही
जो वो किसी से पूछते थे, ये नहीं था कि जनाब सीधा सीधा जो हर बंदे के जिसके मुंह में आया, या कोई जैसे माजी में अस्करी जो क़यादत है वो उस तरह नहीं थी मामला। बहरहाल ये एक वो कहते हैं खुशगवार मूड, खुशगवार माहौल में हुई, लेकिन रवायती सरकारी अंदाज में, ये एक बात। और दूसरी बात ये कि जनाब जो जनरल नदीम अंजुम साहब हैं, इनकी कोई ऐसी खबर नहीं आई थी कि इन्होंने ओहदा संभालने के बाद, हालांकि जी वज़ीर आज़म के मतहत होते हैं ट्रैक, कि इन्होंने कोई मुलाकात की हो अपनी ज्वाइनिंग देने के बाद इमरान खान के साथ। तो वो कहते हैं कि जनाब ये है कि जनाब इस मुलाकात में ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी के मामला अंडर डिस्कशन थे, तो उन्होंने जाके अपने जो बयान था वो ब्रीफिंग श्रीफिंग जो भी होता है वो तो देनी थी, लेकिन वो ये भी एक इससे तासर मिला है कि वो कि आर्मी चीफ साहब जो कहेंगे DGI से वही करेंगे, कि मेरे जो इमीडिएट बॉस हैं वो तो आर्मी वाले ही हैं, तो ठीक है मैं खान साहब आपका भी मैं तहत हूँ। तासर ये मिला है कि अलहदगी में जब पहले मुलाकात नहीं हुई, और दूसरा बात ये, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अलहदगी में भी वो मुलाकात हुई है। ये इतला, मेरी इतला ये है कि अलहदगी में अस्करी क़यादत की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात नहीं हुई, लग 1 to 1 यानी कि वो बाजवा साहब से मुलाकात हुई या नदीम अंजुम ने, वो उसी तरह मीटिंग हुई जैसे सरकारी मीटिंग्स होती हैं, कोई खुफिया गुप्त मीटिंग उसमें नहीं थी। उसमें अंदरूनी सूरत हाल, सिक्योरिटी के मामलात, सरहदों के मामलात, खारजा अमूर पे जो मामलात किए जा रहे हैं, और फिर जो एक बड़ा अजलास 19 दिसंबर को होने जा रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो तो फैज़ अमीर साहब को भी खसूसी तौर पे इस मीटिंग में बुलाया गया था कि जनाब वो पेशावर के कोर कमांडर हैं और फिर अफ़गानिस्तान पे बतौर DGI ऐसे उनका बड़ा काम है, तो उनसे भी ब्रीफिंग श्रीफिंग ली गई जनाब क्या है क्या नहीं है। और बताने वाले बताते हैं, द्रोग बर गर्दन राबी, जिन्हें झूठ बोले आप पे भुगते, कि फैज़ अमीर साहब की बात जो है उसको बड़े गौर से वज़ीर आज़म साहब ने सुना, सराहा, और दीगर तो अफसर भी, उनसे बड़ा अफसर भी, एक सबसे बड़ा अफसर फ़ौज का वो भी मौजूद था, लेकिन जो वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी तवज्जो और वो कहते हैं ना कि मोहब्बत पाश नज़रें, वो फैज़ अमीर साहब की तरफ ही थी। और ये एक देखने वाले जो हैं, जो समझने वाले हैं, वो महसूस कर सकते थे वहाँ कि वो जो थोड़ा सा खिंचाव 6 अक्टूबर के बाद मामलात गड़बड़ हुए थे, वो तनाव जो था वो पूरी तरह दूर नहीं हुआ है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान। और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, और जो नवाज शरीफ हैं वो भी यही कर रहे हैं कि वो रावलपिंडी वालों को उस तरह कोई किसी किस्म का वो नहीं लिफ्ट करवा रहे, वो अपनी शराइत रख के बैठे हुए हैं और वो उसी पर कायम है। और वो जो बातें मैंने कल की थी एक वीलाग में एक साबिक़ जर्नैल के हवाले से, कि जनाब वो जो मुकम्मल हमायत जब तक कौम की हमें पीछे ना हो तो तब तक कोई बड़ा फ़ैसला अगर कर भी लें तो अमल दरामद बड़ा मुश्किल होता है, इस तरह की बातें हैं। और नज़रियाती तौर पर बड़ी अजीब बात है कि PTI और नून लीग जो हैं वो नज़रियाती तौर पर अब एक पेज पर, ये बड़ी अजीब आपको लगेगी बात, एक पेज पर आने वाली बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि जना सिविलियन बालादस्ती, इमरान खान के आज का जो रवैया था वो सिविलियन बालादस्ती, एक सिविल चीफ एग्जेक्टिव उस अंदाज में उनका लबो लहजा और स्टाइल था, जैसा कि कभी कहते हैं नवाज शरीफ ने किसी दौर में इख्तियार करने की कोशिश की थी। उसका नतीजा क्या निकलता है, क्या बाकी सियासतदान मोहरे बनते हैं या वो को फ़ायदा उठाते हैं इस सारी सूरत हाल से, ये तो आने वाला वक्त अब फैसला करेगा, कोई ज़्यादा देर नहीं है इसमें। वो कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म हाउस तो नहीं बनी गालना में ये कहते सुने जा रहे हैं कि जनाब वो दौर गया जब खलील खां फाख्ताएँ अड़ाया करते थे,
अब वो दौर गुजर गया है कि जनाब थल्ले इलाके रहना, थल्ले इलाके नहीं रहना। वो कहते, वो तो उनको अब भी शक है जनाब मैं अपनी ताकत से ही आया हूँ। ये गलतफहमी कुछ अर्से बाद जो मुंतखब हुक्मरान होते हैं उनको हो जाती है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि जनाब बस अब तो ये है कि जो मेरे इख्तियार हैं आइनी कानूनी, उनके ताबे रह के मैंने अपनी हुकूमत करनी है और मैं किसी से थल्ले नहीं लगना। इस तरह की कुछ बातें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।